जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, यानी कि हमारा जो जड़त्व आघूर्ण है उसके बारे में। ठीक है। पहले तो मुझे ये बताइए, जड़त्व आघूर्ण है उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है। अब जड़त्व आघूर्ण है वो होता क्या है, तो इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने अपने जब न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि कोई एक वस्तु है, मान लेते हैं उसका द्रव्यमान कितना है, 10 kg है। ठीक है। और एक दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, 1 kg है। अब जरा मुझे ये बताइए, दोनों वस्तु में से किसको आगे की तरफ धकेलना है वो आसान होगा अगर दोनों के ऊपर मान लेते हैं समान बल लगाया जाए। इस पर भी 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इस पर भी 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो दोनों में से किसको आगे की तरफ धकेलना आसान होगा? तो आप कहेंगे कि भाई जो हल्की वस्तु है उसको आगे की तरफ धकेलना आसान है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई 1 kg की वस्तु है वो आगे की तरफ आसानी से जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है कि 10 kg की वस्तु है उसको आगे की तरफ धकेलना थोड़ा मुश्किल है 1 kg की वस्तु की तुलना में। दोस्तों, जब हम न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन स्टडी कर रहे थे तो वहाँ हमने सीखा था कि कोई भी वस्तु है, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी। और ऐसा क्यों होता है? तो हमने देखा था कि हर एक वस्तु के अंदर एक उसकी क्वालिटी होती है, एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वस्तु अपने अंदर जो उसकी अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध करती है। ठीक है। तो उस वस्तु के गुण को या उसकी क्वालिटी को हम क्या बोलते थे? जड़त्व बोलते थे, इनर्शिया बोलते थे। ठीक है। हमारा जो वस्तु का जो इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है उस वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है। द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। इसी वजह से 10 kg की वस्तु है उसको आगे की तरफ धकेलना है वो मुश्किल है 1 kg की वस्तु की तुलना में। ठीक है। और वहां हमने ये भी सीखा था कि जो अपना जड़त्व है यानी कि इनर्शिया है वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि प्रदिश राशि है। तो वहां हमने देखा था कि हमारा जो जड़त्व है वो क्या होती है, एक प्रदिश राशि होती है। प्रदिश राशि यानी कि जो राशि ना तो सदिश है ना अदिश है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रदिश राशि यानी कि टेंसर क्वांटिटी। तो दोस्तों, यहाँ से एक बात तो आप अच्छे से सीख चुके होंगे कि जब हम स्थानांतरण गति की बात करते हैं, स्थानांतरण गति की बात करते हो यानी कि ट्रांजैक्शनल मोशन की बात करते हो, तो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है ट्रांजैक्शनल मोशन के अंदर वो किसको रिप्रेजेंट करता है? उस वस्तु के जड़त्व को यानी कि इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। परंतु क्या हो जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्थानांतरण गति की जगह रोटेशनल मोशन कर रहा हो, क्या कर रहा हो? घूर्णन गति कर रहा हो। तो जब भी कोई वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो उस घूर्णन गति का जो विरोध करता है वो कौन करेगा? वो हमारा करेगा जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण यानी कि हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जब आप स्थानांतरण गति की बात करोगे तो हमारा जो इनर्शिया है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? उस वस्तु का मास रिप्रेजेंट करेगा। परंतु जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे यानी कि घूर्णन गति की बात करेंगे तो उस वस्तु का जो इनर्शिया है वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? वो करेगा अपना जो उस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिएगा कि यदि कोई वस्तु या पिंड घूर्णन करते हुए घूर्णन में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करे तो उस विरोध के माप को घूर्णन का जड़त्व या जड़त्व आघूर्ण कहते हैं और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से ये 2 पॉइंट और हैं, उनको भी आप अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा कि अगर स्थानांतरण गति हो रही है यानी कि ट्रांजैक्शनल मोशन हो रहा है तो उस वस्तु का द्रव्यमान है वो जड़त्व को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। परंतु अगर उस वस्तु में घूर्णन गति हो रही है तो उस जड़त्व आघूर्ण है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उस वस्तु के जड़त्व को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। दोस्तों, अब जरा कल्पना कीजिए कि एक कोई डिस्क है जो कि किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ घूर्णन कर रही है। ठीक है। और इस डिस्क के ऊपर कोई 2 द्रव्यमान मानते हैं, एक द्रव्यमान है यहाँ पर है जिसका मास m है, जबकि एक दूसरा द्रव्यमान है जो कि डिस्क के किनारे पर है उसका द्रव्यमान भी m है। अब इन दोनों द्रव्यमान की अपना जो घूर्णन x है उससे दूरी कितनी है? मान लेते हैं ये वाली जो दूरी है वो है r1 और जबकि ये वाली जो दूरी है वो है r2। ठीक है। अब जरा मुझे ये बताइए कि क्या हमारे जो दोनों द्रव्यमान है, ये जो पहला द्रव्यमान है और जो दूसरा द्रव्यमान है, तो क्या दोनों द्रव्यमान है वो अपने इस घूर्णन का इक्वली ही विरोध करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, एक चीज आप समझते हो कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं डिस्क के ऊपर जितने भी पार्टिकल है उन सभी का जो कोणीय वेग है वो तो इक्वल रहेगा, होता है ना। परंतु इनका जो ट्रांजैक्शनल वेलोसिटी है यानी कि जो स्पर्श रेखीय वेग है वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि v इक्वल्स टू होता है अपना ओमेगा आर के बराबर, होता है ना। तो यहाँ पर अगर मास m1 है उसकी जो ट्रांजैक्शनल मोशन हो रहा है वो कितना है? मान लेते हैं v1 है। ठीक है। जबकि यहाँ पर जो पार्टिकल है जो r2 रेडियस के अंदर जो सर्कल में चक्कर लगा रहा है उसका ट्रांजैक्शनल मोशन क्या होगा? ये मान लेते हैं अपना v2 है। ठीक है। तो v1 है वो तो v2 से अलग है।
तो यहाँ पर जो मास, दोनों मास है, जो फर्स्ट मास है और जो सेकंड मास है, तो यहाँ पर जो गुणन जो यहाँ पर गुणन हो रहा है उसका विरोध भी अलग अलग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से एक चीज तो आप समझ गए होंगे कि अपना जो जड़त्व आघूर्ण है वो दो राशियों पे डिपेंड करता है। एक तो वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है और एक उसका जो गुणन x है उससे दूरी पर डिपेंड करता है। तो इसी आधार पर एक रिलेशन अपनों ने निकाला कि जो जड़त्व आघूर्ण है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एम आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक द्रव्यमान तो होगा नहीं, इसमें खूब सारे द्रव्यमान होंगे ना अपने। ठीक है, तो इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मास कितना है, मान लेते हैं ये m1 है, ये m2 है, ये अपना m3 है। इसी प्रकार से कोई भी mn मास है और इसका जो ये मान लेते हैं गुणन x है। ठीक है, किसी ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, और इन मास की जो दूरी कितनी है, ये मान लेते हैं r1 दूरी है गुणन x से, ये r2 दूरी है, ये r3 दूरी है और ये कितनी है अपनी rn दूरी है। तो अपना इस पूरा जो निकाय है या इस पूरे जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा इन सभी मास के अलग अलग जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। जैसे जैसे m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ गया अपना mn rn स्क्वायर। तो इन जनरल आप क्या कहोगे यहाँ से, इन जनरल आप ऐसा लिख सकते हो, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर। तो व्यापक तौर पर जड़त्व आघूर्ण को आप इस तरह से दिखा सकते हो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने आई है उसकी वैल्यू एम आर स्केयर है वो कहाँ से ड्राइव की, इसको प्रूव करके और बताओ। रिलेशन है वो कोई ऐसा भी हो सकता था, आई इक्वल्स टू एम आर क्यूब या आई इक्वल्स टू एम आर भी तो रख सकते थे, आपने एम आर स्केयर ही क्यों रखा। तो जरा इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखो दोस्तों, जिस तरह से हम ट्रांजैक्शन मोशन में जड़त्व है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, मास रिप्रेजेंट करता है। और ट्रांजैक्शन मोशन में हम फोर्स की बात करते हैं यानी कि बल की बात करते हैं, वो किसके बराबर होता है, वो एम ए के बराबर होता है। इसी प्रकार से जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो हम एम की जगह क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आई, जड़त्व आघूर्ण को। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम फोर्स की बात नहीं करते, इसमें रोटेशनल मोशन में हम बात करते हैं, रोटेशनल मोशन में टॉर्क की बात करते हैं। और टॉर्क है वो किसके बराबर होता है, टॉर्क होता है अपना आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर। ठीक है, टॉर्क के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टडी करेंगे। एक बार सिर्फ मैं बता रहा हूं कि अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू एम आर स्क्वायर क्यों होती है। ठीक है, अब जरा वैल्यू रखिए, जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका आ गया आर वेक्टर क्रॉस एम ए वेक्टर। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताइए जो अपना एंगुलर वेलोसिटी है और जो ट्रांजैक्शनल वेलोसिटी है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है और जो आपका ट्रांजैक्शनल एक्सेलरेशन है उन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो आप जानते हो a इक्वल्स टू आर एल्फा होता है। ठीक है, ये एक बार आप बस देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में इनको स्टडी करेंगे अपने। अब जब a की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ ऐसा लिख सकते हो आर वेक्टर क्रॉस m, अब यहाँ से क्या आ जाएगा आर एल्फा। अब आर एल्फा है उसको भी आप वेक्टर फॉर्म में रखिए ना, या तो ऊपर इसको सबको वेक्टर हटा ही देते हैं, वेक्टर हटा देते हैं ना, एक बार सिर्फ आर ही रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा m, ये आर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एल्फा आर स्केयर आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ से जो टॉर्क है, टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा अपना एल्फा एम आर स्केयर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आई एल्फा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको सिमिलर लग रहा है ना, अपना एफ इक्वल्स टू एम ए के बराबर। ट्रांजैक्शनल मोशन के अंदर किसी वस्तु का मास आ गया और उसका एक्सीलरेशन आ गया। इसी प्रकार से हमारा जो रोटेशनल मोशन है उसमें जड़त्व के लिए आई आ गया और ये एल्फा क्या आ गया, उसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम आई की है, आई एक क्वांटिटी है, समझ जाइए आप इसको। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्वांटिटी इसको ड्राइव किया। तो दोस्तों, जब हम अलग अलग तरह की बॉडी का, जब उसका रोटेशन मोशन है उसको स्टडी करेंगे तो हमें उन सभी अलग अलग बॉडियों का क्या पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो हमें स्टडी करना है। तो जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे किसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर हम देखेंगे किसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, फिर हम देखेंगे किसी कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, चाहे अपना सॉलिड कोन हो चाहे होलो कोन हो, फिर हम देखेंगे किसी स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। और स्फेयर भी इसमें दोनों तरह के पढ़ेंगे हम, चाहे आपका होलो स्फेयर हो चाहे अपना सॉलिड स्फेयर हो। इसके बाद में हम देखेंगे कि अपना कोई हेमिस्फेयर हो। ठीक है, हेमिस्फेयर में भी हम दोनों तरह के केस देखेंगे, अपना होलो है और सॉलिड है, तो दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इसके बाद में हमसे पूछा जा सकता है, जैसे कोई भी एक रोड दे दी जाएगी एल लंबाई की, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आपको कोई एक स्क्वायर प्लेट दे दी जाएगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है। आपको कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट दे दी जाएगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है। आपको एक ट्राइंगल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है,
तो किसी भी तरह की रैंडम शेप है वो आपको दे रखी हो और उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसके अलावा आपको जैसे कोई एक पोर्शन दे दिया जाएगा, जैसे एक डिस्क दे दिया आपको, ठीक है, और कह दिया जाएगा कि इस डिस्क में से अगर इतना पोर्शन है उसका हटा दिया जाए, ठीक है, इतना पोर्शन उसमें से निकाल दिया जाए, तो अपना जो रेस्ट पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। कोई आपको स्फीयर दे दिया जाएगा और उसमें कोई कैविटी बनी हुई है और पूछ लिया जाएगा कि उस कैविटी की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब हम अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, तो फिर किसी भी बॉडी है, चाहे रिजिड बॉडी है, उसका किस तरह से उसका रोटेशनल मोशन होगा, चाहे उसका रोलिंग मोशन है वो किस तरह से होगा, उसको हम बड़े ही इजीली डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी रिंग का या किसी भी बल्ले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हेडिंग लगा के लिखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, यानी कि किसी बल्ले का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास एक रिंग है जिसका मास हमें दे रखा है m, ठीक है, और उस रिंग की रेडियस हमें दे रखी है कैपिटल R, और इस रिंग के सेंटर से एक रोटेशन एक्सिस है वो अपना पास हो रहा है, ठीक है। रिंग किसी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेशन कर रही है। तो इस कंडीशन में हमारा जो ये रिंग है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो देखिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है अपना समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n, फिर अपना क्या आ जाएगा MI/RI स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। तो किस तरह से इसकी वैल्यू रखोगे। तो देखिए मान लेते हैं ये रिंग है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बनी होती है। तो ये अल्पांश क्या है, ये मान लेते हैं DM अल्पांश है ये वाला, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे अल्पांश है, उन सभी का अलग अलग हम क्या निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं और उन सभी को आपस में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जरा मुझे बताइए कि इस DM मास है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए आप कि मान लेते हैं कोई एक ये रोटेशन एक्सिस है जिससे r दूरी पर, क्योंकि ये वाली जो दूरी कितनी है r है, r दूरी पर कोई एक मास मौजूद है और ये मास कितना है DM मास है, ठीक है। तो जरा इस DM मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप कहेंगे DM मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपना आ जाएगा, देखिए m r स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर मास कितना है DM है, रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है आप कहेंगे r है, तो ये r स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये अनंत ऐसे DM मास है, ठीक है, अनंत ऐसे DM मास है जो कि इस रिंग पर चारों तरफ इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इन सभी DM मास की वजह से जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर आ जाएगा। तो आप कहेंगे DM_r स्क्वायर प्लस DM_r स्क्वायर प्लस DM_r स्क्वायर, इन सभी को आपस में ऐड कर देते हैं तो अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड करना तो मुश्किल होता है, ऐड करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, हम हेल्प लेते हैं इंटीग्रेशन की। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक मास के लिए वैल्यू रखेंगे फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब पहले एक मास के लिए रखेंगे तो इसका मास है DM हो जाएगा, रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है ये अपना r स्क्वायर हो जाएगी। तो r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो अपना आ जाएगा बाहर, सिर्फ वैल्यू हमें चेंज करनी है DM की, ठीक है। DM कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, DM वेरी करेगा 0 से m तक वेरी करेगा, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा r स्क्वायर, और अपना आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में m आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी ये अपना क्या आ जाएगी MR स्क्वायर आ जाएगा। क्या किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का डाउट है क्या इसमें, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करेगा, आपको पूरी रिंग नहीं देगा, आपको रिंग का एक पोर्शन दे दिया और कह देगा ये जो रिंग का पोर्शन है इस रोटेशन एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, और इस रिंग के पोर्शन का जो मास है वो m है। तो उस कंडीशन के अंदर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा। तो इस कंडीशन में भी हमें सेम यही मेथड यूज करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक DM मास का अल्पांश मानेंगे, उस अल्पांश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो आप क्या कहोगे, उस अल्पांश का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है DM_r स्क्वायर। इसी प्रकार से इस पर अनंत और अल्पांश मान लेंगे, इस तरह से छोटे 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 छोटे, ठीक है। उन सभी अल्पांशों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो उन सभी का अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो वहां भी हम किससे करेंगे, 0 से m तक उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल आपके पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, MR स्क्वायर ही आएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने पास में आ गया कि चाहे कोई रिंग हो आपके पास में, ठीक है, चाहे आपके पास में क्वेश्चन में कोई रिंग का पोर्शन दे रखा है, इस तरह से कोई रिंग का पोर्शन दे रखा हो, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल ही रहेगा, ठीक है। ये दूरी है वो आपको r ही दे रखी है, दोनों ही कंडीशन में क्या रहेगा MR स्क्वायर रहेगा, जहां m क्या है उस रिंग का मास है, चाहे रिंग का पोर्शन का मास दे रखा हो चाहे रिंग का मास दे रखा हो, ठीक है। इसी प्रकार से क्या दे दिया जाएगा आपको, उसकी रेडियस है वो भी इक्वल दे रखी है। में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यहाँ पर कुछ डाउट आ सकते हैं, तो उन डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर।
इसमें हमारे पास में क्या है कि ये 4 मास है, m, 2m और m और ये 2m, ठीक है? ये किसी रोटेशन एक्सिस से r और 2r दूरी पर मौजूद है और आपसे पूछ लिया जाए कि इस सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे इसको? तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला जो मास है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा? इसको मैं I1 से डिनोट करता हूँ, ये किसके बराबर होगा? देखिए मास कितना है, m है, रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है, आप कहेंगे r, तो ये बराबर आ जाएगा mr²। इसी प्रकार से अगर इस मास की बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा अपना 2mr² है, ठीक है? ये 2m मास हो गया और रोटेशन एक्सिस से दूरी है 2r², है, तो आप क्या कहोगे? ये अपना आ जाएगा 8mr²। अब बात करें इस वाले मास की, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है? ये बराबर हो गया अपना I3 और ये बराबर हो गया अपना 2mr²। इसी प्रकार से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये अपना हो गया अपना mr²। अब जरा मुझे बताइए कि इस सिस्टम का टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा अपना I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है? सभी को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये अपना mr² प्लस 8mr² प्लस 2mr² प्लस ये mr², किसके बराबर आ जाएगा? जरा बताइए। ये अपना आ जाएगा 12mr², ठीक है? दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, यानी कि किसी भी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक डिस्क है जिसका मास है वो कैपिटल M है और उसकी रेडियस है वो कैपिटल R है, ठीक है? कोई एक एक्सिस है जो कि इस डिस्क के सेंटर से पास हो रहा है, जिस एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हमारी ये डिस्क है वो रोटेशन कर रही है, ठीक है ना? तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व करोगे? तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिस्क पर छोटे छोटे अल्पांश मानेंगे। अब अल्पांश किस फॉर्म में मानोगे? ये अल्पांश हम रिंग की फॉर्म में मानेंगे, ठीक है? हम क्या मानेंगे कि छोटी-छोटी रिंग है, इन रिंगों के आपस में कॉम्बिनेशन से क्या बनी है? हमारी डिस्क बनी है। जैसे कि मान लेते हैं ये वाली जो रिंग है, इसके पास में एक दूसरी रिंग बनी है, ठीक है? इसके पास में एक तीसरी रिंग बनी है, ठीक है? और इस तरह से एक काफ़ी सारी अनंत रिंगें हैं, वो आपस में मिलकर इस पूरी जो डिस्क है, उसका निर्माण कर रही है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इस एक रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम कहाँ से कहाँ तक, इसकी रेडियस r इक्वल्स टू 0 से लेकर इसकी रेडियस है जो कैपिटल R तक, ठीक है ना? तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस पूरी डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये डिस्क है, डिस्क में हमने एक रिंग मानी, वो रिंग कहाँ मानी, इसका जो सेंटर है यानी कि जो रोटेशन एक्सिस है उससे x दूरी पे मान लिया, ठीक है ना? x दूरी पर हम एक रिंग मानते हैं और उस रिंग की मोटाई कितनी है? मोटाई उसकी dx है, ठीक है? और उस रिंग का मास कितना है? मास आपका होगा dm मास है, ठीक है? अब जरा मुझे ये बताइए इस रिंग का सर्कमफ्रेंस क्या है, यानी कि इसकी परिधि की लंबाई कितनी है? तो आप जानते हो कि कोई भी एक वृत्त है, सर्किल है, उसकी परिधि क्या होती है? अगर उसकी रेडियस है वो आपको r दे रखी है या x दे रखी है, तो आप कहोगे उसकी परिधि है वो बराबर है 2 पाई x के बराबर। तो यहाँ पर जो हमने एक रिंग मानी है जिसकी मोटाई dx है और मास dm है, तो उसका सर्कमफ्रेंस है अपने पास में आ जाएगा 2 पाई x के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना? क्या आप उसको ऐसा कुछ मान सकते हो? ये आपकी एक रिंग है, ठीक है? जिसकी परिधि आपको दे रखी है 2 पाई r या सॉरी 2 पाई x। अब इसमें हम एक कट लगा देते हैं, यहाँ से एक कट लगा दिया अपनों ने। कट लगा के इस रिंग को अगर हम फैला दें, इसको हम लंबाई में इस तरह से फैला दें, तो इसकी लंबाई किसके बराबर आ जाएगी? इस रिंग की लंबाई आ जाएगी आपका 2 पाई x के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना? और इस रिंग की मोटाई है वो किसके बराबर आ जाएगी? ये वाली जो मोटाई है वो अपनी बराबर आ जाएगी dx मोटाई के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना? तो अब जरा मुझे ये बताइए कि इस रिंग का जो टोटल एरिया है वो एरिया किसके बराबर आएगा? तो एरिया आप कहोगे किसके बराबर होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई के बराबर होता है, लेंथ इंटू विड्थ के बराबर होता है। तो ये अपना लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर आ जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये अपना इसका एरिया आ गया, ठीक है? अब इसके ऊपर मास कितना है? मास कहोगे आप डीएम मास है। तो इस डीएम मास की वैल्यू कितनी आएगी? वैल्यू को कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है। अब जरा मुझे ये बताइए इस डिस्क का टोटल मास कितना है? एम है, ठीक है? इस डिस्क का टोटल एरिया कितना है? एरिया आप कहोगे पाई आर स्क्वायर है, ठीक है? तो हम जानते हैं कि अगर पाई आर स्क्वायर एरिया के ऊपर मास है वो कैपिटल एम है, तो उसका यूनिट जो एरिया है उस पे मास कितना होगा? ये बराबर होगा एम अपॉन किसके? पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो अब जरा मुझे ये बताइए जो डिस्क वाला जो ये डी ए एरिया है, इस डी ए एरिया पर मास कितना होगा? तो डी ए एरिया पर मास अपना आ गया एम अपॉन पाई आर स्क्वायर डी ए, ये किसके बराबर आ गया? डी एम के बराबर आ गया, ठीक है ना? तो जरा यहाँ पर डी ए की वैल्यू आउटपुट कीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर डॉट
टू पाई एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर है अपने वैल्यू, ये डी एम के बराबर है। जो कटता है उसको काट दीजिएगा, तो पाई से पाई तो यहाँ कैंसिल आउट हुआ, और क्या कटेगा, और तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे, तो अपना आ जाएगा 2m/r² एक्स डी एक्स, ये किसकी वैल्यू आ गई, अपनी डी एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब जरा मुझे ये बताइए कि हमने ये जो रिंग मानी है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे डी आई है, मैं इसका डी आई से डिनोट कर रहा हूँ, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डी एम, यानी कि उसका जो मास जो रिंग अपनों ने मानी है, साथ में क्या आएगा, इसकी रोटेशन एक्सिस से दूरी, रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है, ये वाली जो दूरी है ये अपनों ने मानी एक्स, एक्स है ना, तो ये डी एम एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब जरा यहाँ से डी एम की वैल्यू है वो पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 2m/r², साथ में आएगा एक्स डी एक्स, और साथ में ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को भी मैं इसी के साथ लिख दूंगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये एक्स क्यूब आ जाएगा, ये कितनी आ जाएगी, इस रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। अब हमें कैलकुलेट करना है इस डिस्क का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इस टोटल जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर डी आई की वैल्यू जरा पुट कीजिए, क्या हो जाएगी, तो डी आई की वैल्यू है वो अपने पुट करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2m/r² एक्स क्यूब डी एक्स। अब यहाँ x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो x के लिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है x इक्वल टू 0, और यहाँ के लिए x की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे x इक्वल टू r, तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो x अपना वेरी कर रहा है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू r तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद ये i इक्वल टू यहाँ पे 2m कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, r² बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 आ जाएगा, बाई 4 आ जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। तो जरा आप इंटीग्रेट करने के बाद अब वैल्यू पुट कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा r की पावर 4/4, जो करता है उसको काट देते हैं, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू आ जाएगी अपना 2mr²/4, तो यहाँ से और भी जो कुछ करता है उसको काट देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा अपना mr²/2, क्या आ जाएगा, mr²/2, याद रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है नोट आउट कीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, यानी कि किसी खोखले बेलन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, खोखला बेलन। ठीक है, तो यहाँ हमें मान लीजिए कोई एक सिलेंडर दे रखा है जिसका मास हमें दे रखा है कैपिटल M, और उस सिलेंडर की जो रेडियस है वो दे रखी है कैपिटल R। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो किस तरह से सोल्व करोगे, तो इस प्रॉब्लम के अंदर भी हम सेम वैसा ही मानेंगे। मान लेते हैं कि ये जो सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, वो किससे मिलकर बना है, ये छोटी छोटी रिंग है उसके आपस में कॉम्बिनेशन से बना है, यानी कि मान लेते हैं कोई एक रिंग है ये। ठीक है, इस रिंग के ऊपर जब आप एक दूसरी रिंग रख दोगे, ठीक है, और उस रिंग के ऊपर भी एक तीसरी रिंग रख दोगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक रिंग रखोगे, फिर उसके ऊपर एक रिंग रखोगे, और रिंग को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते जाओगे तो आपस में एक सिलेंडर बन जाएगा। आप घर पे क्या करना, कोई एक चूड़ी लेना, उस चूड़ी के ऊपर जो हाथ में पहनने वाली जो लेडीज चूड़ियां पहनती है, उन चूड़ी के ऊपर जब हम दूसरी एक चूड़ी रखेंगे, फिर उसके ऊपर दूसरी रखेंगे, फिर उसके ऊपर तीसरी रखेंगे, तो हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर आएगी, हम देखेंगे वो एक होलो सिलेंडर बन गया, यानी कि खोखला बेलन बन गया। ठीक है ना, तो हम इसमें कौन सी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले किसी एक खोखली रिंग है, सॉरी एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे उस बेलन की जो टोटल लंबाई है उसके लिए। ठीक है, मान लेते हैं इस बेलन की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, ये लंबाई है वो L है। ठीक है, तो इसका मास है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो मान लेते हैं इस रिंग का जो मास dm है वो किसके बराबर आ जाएगा, तो इस सिलेंडर का जो टोटल मास है वो किसके बराबर है, m के बराबर है। ठीक है, ये किस में मौजूद है, ये पूरी टोटल L लेंथ के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो आपने जो h हाइट मानी है या x हाइट मानी है, ठीक है, तो इस y हाइट के अंदर या dy हाइट के अंदर कितना जो इसका मास होगा। ठीक है, तो ये बना मास आ गया। ठीक है ना, अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास में फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि इस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप कहोगे डी आई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डी एम, और यहाँ रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है, रोटेशन एक्सिस से दूरी है अपनी आर, तो डी एम आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से सभी रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो सेम डी एम आर स्क्वायर होगा। तो इसका डी एम की वैल्यू जरा पुट करके उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये बराबर आ गया एम बाई एल आर स्क्वायर और डी वाई आ गया। ठीक है, तो बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 से आई हो जाएगा, और इधर वाली इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगे, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y यहाँ से लेकर वेरी कर रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू 0, और इस वाले सिरे पर y की वैल्यू कितनी है, y है वो l के बराबर है। ठीक है ना, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से l तक जा रही है। ठीक है, तो इंटीग्रेट कीजिए जरा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा mr स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो
होलो सिलेंडर के लिए भी अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर रहेगा? अपना रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर ही रहेगा। ठीक है, रिंग के बराबर रहेगा। इसके बाद में हेडिंग लगा के लिखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, यानी कि किसी ठोस बेलन के लिए जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़ता आघूर्ण है वो क्या होगा। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए यहाँ पर आप जरा ये मानिए कि एक डिस्क है, ये अपनी एक डिस्क है। इस डिस्क के ऊपर आप एक दूसरी डिस्क है वो इस तरह से जचाते जाएंगे तो आपके पास में एक स्ट्रक्चर बनकर आएगी। वो स्ट्रक्चर कैसी होगी? ठोस बेलन की जैसी होगी। आपने कैरम बोर्ड तो खेला होगा बचपन में, तो कैरम बोर्ड में जब एक गुट्टी होती है उसके ऊपर जब हम दूसरी इस तरह से गुट्टी लगाते जाते हैं तो हमारे पास में ठोस यानी कि एक सॉलिड बेलन ये सॉलिड सिलेंडर है वो उसकी स्ट्रक्चर बनकर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा सेम जो सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, हम किसी एक डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे उस बेलन के लिए। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताइए इस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर होगा? डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर आ जाएगा अपना डी एम, और रोटेशन एक्सिस से दूरी कितनी है? आर स्क्वायर। अब डी एम की वैल्यू क्या होगी? डी एम की वैल्यू भी निकालनी बड़ा ही आसान है। अब जरा मुझे ये बताइए इस बेलन का एरिया कितना है? ए है। तो इस ए एरिया के ऊपर मास कितना है? एम है। तो इस बेलन का जो यूनिट एरिया है उस पर मास कितना होगा? वो एम बाई ए होगा। ठीक है, तो अब ये डिस्क का एरिया कितना है? मान लेते हैं डी ए एरिया है, तो इस डी ए एरिया के ऊपर मास कितना होगा? तो आप कहेंगे अपना एम बाई ए डी ए। ये किसके बराबर है? अपना मास डी एम के बराबर। तो अब जरा डी ए और ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा। तो हम जानते हैं सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इसकी हाइट किसकी कितनी है? एल। ठीक है, डी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो मान लेते हैं ये हमारा जो डिस्क है इसका जो एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा? ये अपना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसकी विड्थ कितनी है? विड्थ है इसकी डी वाई मान लेते हैं। तो ये एरिया अपने पास में किसके बराबर आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर डी वाई के बराबर आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो अपने पास में डी एम की वैल्यू आ जाएगी। डी एम अपना बराबर आ जाएगा अपना एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, और साथ में अपना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डी वाई। जो करता है उसको तो हमने काट दिया, ठीक है ना। तो अपने पास में फाइनली क्या आ जाएगा? ये अपना जो डीएम है, डीएम की वैल्यू आ गई अपने पास एम बाई एल डी वाई। तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास में डिस्क का जो मास है वो तो अपने पास में आ गया। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो वो अपना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। अभी तो कैलकुलेट किया आप लोगों ने। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्क है, डिस्क का मास तो डीएम है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम किसी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा अपना डी आई, और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? वो बराबर आ जाएगा डी एम आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे अपने पास में क्या आ जाएगा? वैल्यू पुट करने पर आ जाएगा एम बाई एल, ठीक है, डी वाई आर स्क्वायर बाई 2। ये होगा ना, क्योंकि एम आर स्क्वायर बाई 2 है तो एम हो गया ये आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब ये तो हो गया अपना एक डिस्क के लिए। ऐसी ऐसी कितनी डिस्क इसमें लगी होगी? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? इसको यहाँ वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? ये 0 है। वो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी y इक्वल्स टू एल हो जाएगी। तो इंटीग्रेट कीजिए जरा, क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर अपना आ जाएगा डी आई को इंटीग्रेट करेंगे 0 से i के लिए, तो एम आर स्क्वायर बाई 2l, ये तो बाहर आ जाएगा। डी वाई आ जाएगा 0 से l तक इंटीग्रेट किया तो i इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2l, और यहाँ से आ जाएगा अपना l। तो जो कटता है उसको फिर से काटेंगे तो अपने पास में क्या बचेगा? अपने पास में बचेगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो अपने पास में आई है। वो क्या आया है कि आपकी कोई रिंग है, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर है? एम आर स्क्वायर। आपका कोई सिलेंडर है, सिलेंडर का अगर वो सिलेंडर होलो है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है? एम आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपकी कोई डिस्क है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है? एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर डिस्क के बाद में अगर आपका कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर है, ये आपका कोई एक सॉलिड सिलेंडर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है? एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई और वीडियो बना के फिर से इनको सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग लगा के लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड। ठीक है, तो इसमें किसी भी रोड का जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमें 4 तरह के केस हैं वो स्टडी करने हैं। तो 4 तरह के केस कौन कौन से होंगे? जिसमें सबसे पहला जो अपना केस होगा उसमें हमारी जो रोड है उसके किनारे से जो हमारा रोटेशन एक्सिस है वो पास हो रहा है। ठीक है, हमारा जो सेकेंड केस है
उसके अंदर हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो रोड के सेंटर से पास हो रहा है, यानी कि बिल्कुल मिडल से पास हो रहा है। ठीक है, जो हमारा जो थर्ड केस है, थर्ड केस के अंदर हमारा जो रोड है वो रोटेशन एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, और चौथा जो केस होगा उसमें हमारी जो रोड है वो रोटेशन एक्सिस से किसी आर दूरी पर मौजूद होगी। ठीक है, और सीधी खड़ी है। उस कंडीशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो चारों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उससे एक्स दूरी के ऊपर हम एक अल्पांश मानते हैं। ठीक है, और वो अल्पांश की क्या लंबाई होती है? ये अल्पांश होता है अपना डी एक्स। ठीक है ना। अब इस अल्पांश के ऊपर द्रव्यमान कितना होता है, उस डी एम मास की वैल्यू है वो क्या होती है, बताइए जरा। तो हम जानते हैं कि हमारी अगर एल लेंथ है, एल लेंथ पर द्रव्यमान है वो एम है। ठीक है, तो इसकी यूनिट लेंथ पर मास कितना होगा? वो होगा एम बाई एल। तो इसकी डी एक्स जो लेंथ है उस पर मास कितना होगा? तो आप कहेंगे एम बाई एल। डी एक्स है ये अपना किसके बराबर आ जाएगा? डी एम के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से इमेज कीजिएगा कि हमारा ये एक रोटेशन एक्सिस है। ठीक है, उससे कोई एक्स दूरी के ऊपर, ये आपकी कोई एक्स दूरी है, उस एक्स दूरी के ऊपर ये एक आपका अल्पांश है। ठीक है, ये आपका अल्पांश है जिसका मास है वो डीएम है। ठीक है, तो इस अल्पांश का सेंटर ऑफ मास सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा? तो आप कहेंगे इस अल्पांश का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपना आ जाएगा एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये अल्पांश है इसलिए मैं इसको डी आई से डिनोट कर देता हूँ। ये किसके बराबर होगा? डी आई इक्वल्स टू डी एम एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। होगा ना ये। अब इसी प्रकार से इस रोड के ऊपर और भी खूब सारे अल्पांश छोटे छोटे होंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे अल्पांश होंगे, तो हम किसी एक अल्पांश के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे? ये जो अपनी रोड है, रोड कहाँ से शुरू होती है? रोड की लंबाई कहाँ से शुरू होती है? एक्स इक्वस टू 0 से शुरू होती है, और रोड का ये दूसरा जो सिरा है वो कहाँ तक जा रहा है? एक्स इक्वस टू एल तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से आई, और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? 0 से एल तक। तो अपना यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से डीएम की वैल्यू पुट कीजिए और इसको सोल्व कीजिएगा। क्या आ जाएगा? ये अपना इधर वाली साइड तो आ गया आई, इधर वाली साइड क्या आ जाएगा? अपना इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल एम बाई एल एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स आ गया। ठीक है ना, एम बाई एल है वो तो बाहर ही आ जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और 0 से एल तक। तो इसको अब आगे इंटीग्रेट किया तो एम बाई एल, साथ में आ गया एल क्यू बाई 3। तो इसको और सोल्व किया तो फाइनली अपने पास में आ गया आई इक्वल्स टू एम एल स्क्वेयर बाई 3। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ तक तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। अब जरा दोस्तों ये बताइए कि क्या होता कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो किनारे से ना होकर अगर हमारे रोड है उसके सेंटर से पास हो रहा होता। तो उस कंडीशन के लिए हमने जो ये अल्पांश माना है, ठीक है, ये एक्स दूरी के ऊपर ये हमने जो डी एक्स अल्पांश माना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट देखिए, इक्वेशन फर्स्ट अपना है आई इक्वल्स टू एम एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रख दिया अपने, तो हम देखते हैं एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है ये अपना मूल बिंदु है। ठीक है ना, तो एक्स की इधर वाली साइड है क्या वैल्यू होती? इधर वाली साइड एक्स की वैल्यू माइनस एल बाई 2 होती, और इधर वाली साइड जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी होती? प्लस एल बाई 2 होती। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि जो एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? वो एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 तक होगा। होगा ना। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा आई इक्वल्स टू एम बाई एल है वो तो बाहर आ जाएगा। अब जरा इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है ना, और यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आ जाएगा अपना? माइनस एल बाई 2, और यहाँ पे भी एल बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से अपना आ गया आई इक्वल्स टू एम बाई एल, वैल्यू पुट कीजिएगा 1/3 भी बाहर आ गया, फिर अपना आ जाएगा एल क्यूब बाई 8 माइनस ऑफ, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल क्यूब बाई 8। तो यहाँ पर इसको सोल्व और करेंगे तो ये अपना आ जाएगा एल क्यूब बाई 4 आएगा ना इसके अंदर वाला, तो एम बाई एल इंटू 1/3 साथ में आ जाएगा एल क्यूब बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशनों को आपको याद रखना है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? जब किसी भी रोड के किनारे से अगर हमारा जो रोटेशन एक्सिस पास होगा
तो उस कंडीशन में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, ml²/3। अगर क्या होगा कि हमारा जो रोड है, रोड के मिडल से अगर हमारा रोटेशन एक्सिस पास हो तो उस कंडीशन में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर आ जाएगा ml²/। ठीक है ना। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखते हैं अपनी। अब थर्ड कंडीशन को जरा देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सेम मेथड है उसको यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, इस रोड पे क्या मानेंगे, x दूरी पर एक dx अल्पांश मानते हैं। ठीक है, ये अपनों ने माना dx अल्पांश, और इस dx अल्पांश पे जो द्रव्यमान है उसको हम मानते हैं dm। ठीक है ना। अब जरा मुझे बताइए dm की वैल्यू क्या होगी, तो ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट की। इस dm की जो वैल्यू होगी वो होगी अपना कैपिटल M/L और dx के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है अपना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो हम जानते हैं हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होता है मास और रोटेशन एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी होती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ मास कितना है, मास आप कहोगे अपना हो गया dm। ठीक है, और परपेंडिकुलर दूरी है वो किसके बराबर होगी, तो ये परपेंडिकुलर दूरी है ये अपनी आगे ये वाली। ठीक है, इसको मैं d से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो d से क्या कुछ और ले लेते हैं, मान लें हैं ये a है। ठीक है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर आ जाएगा, di=dm(a²). कोई दिक्कत है किसी को, तो अब जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ इस प्रॉब्लम में अपना जो a है वो क्या है, आपका a है ये वाली हो गई। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या है कि हमारा जो dm मास है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम रोड की जो टोटल लेंथ है उसके लिए। तो रोड की टोटल लेंथ बताइए कहाँ है, यहाँ के लिए x की वैल्यू है वो 0 होगी और यहाँ के लिए x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। तो जरा बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर आ जाएगा, di=dma²। तो बोथ साइड इंटीग्रेट किया आप लोगों ने, तो dm की वैल्यू जरा पुट कीजिए m/l dx और साथ में आया अपना a²। अब क्वेश्चन में क्या आपको a की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, हमें सिर्फ पता है हमारी जो रोड है, रोड की जो लेंथ l है उसी के बारे में पता है, बाकी और तो कोई वैल्यू दे नहीं रखी है। तो जरा ये एक ट्राइंगल देखिए, ये आपका यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला बन रहा है ना। इस ट्राइंगल को जरा गौर से देखिए, इस ट्राइंगल की ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास में a, ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास में कितनी है x, और ये एंगल जो बन रहा है वो थीटा, और ये जो एंगल बन रहा है वो समकोण का यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि आपका जो साइन थीटा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है a/x के बराबर आ रहा है ना। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, x साइन थीटा। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा di=, अब देखिए m/l है, ये तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ a² की वैल्यू रखेंगे तो x² साइन थीटा और साथ में आ जाएगा अपना dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो हम जानते हैं x की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से l तक। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 से i तक जाएगा। ठीक है, तो 0 से l तक वैल्यू जरा पुट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास फाइनली वैल्यू आ जाएगी i=m/l, साथ में आएगा अपना देखिए यहाँ पर a² है तो यहाँ भी sin² थीटा आएगा। ठीक है, sin² थीटा, और यहाँ x³/3 आएगा, x³/3 में आप लिमिट पुट करोगे तो l³/3 आएगा। ठीक है, तो अपना फाइनली अपने पास में आ जाएगा l³/3, जो करता है उसको काटेंगे तो अपने पास फाइनली आ जाएगा ml²/3 sin² थीटा। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अपना। अगर क्या होता कि हमारी जो ये रोड रखी है उसके सेंटर में से अगर पास हो रहा होता, रोटेशन एक्सिस यहाँ से पास हो रहा होता, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ जो लिमिट है वो 0 से l की बजाय -l/2 से +l/2 लगाते, तो उस कंडीशन में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या आ जाता, ये अपना आ जाता ml²/12 sin थीटा। कोई डाउट है इसमें, डाउट हो तो बताइएगा मुझे। प्रॉब्लम के अंदर हमारे जो रोड है वो रोटेशन एक्सिस से किसी r दूरी पर मौजूद है और हमारा जो रोड है उसका मास दे रखा है हमें l और उसकी लेंथ दे रखी है l। तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे, हमें सेम वैसे ही देखना है। इस पर हम एक अल्पांश लेंगे, ठीक है, और इस अल्पांश पे मास देखेंगे। ठीक है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे क्या आएगा, तो हम किसी अल्पांश का मास अगर dm है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप देखोगे इसका ये आ गया dm मास है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया r दूरी पे मौजूद है तो कितना आ जाएगा di=dm r²। ठीक है, इसी प्रकार से इन सभी अल्पांशों के लिए अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो आप मुझे बताओ क्या आएगा। ठीक है, जैसा आप लोगों ने रिंग के लिए किया
जो जो होलो सिलेंडर के लिए किया, जैसा अपनों एक सॉलिड सिलेंडर के लिए किया, वैसा ही तो यहाँ आएगा। क्या आएगा? सबसे पहले तो इस डीएम मास है उसकी वैल्यू क्या है? डीएम मास है इस अल्पांश की वैल्यू क्या आएगी वो बताओ मुझे। तो देखिए अपना एल लेंथ पर मास एम है, यूनिट लेंथ पर मास है एम बाई एल है, तो इसकी जो डी एक्स लेंथ है उस पर मास है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो बराबर आ जाएगा एम बाई एल डी एक्स, तो ये अपना आ जाएगा डीएम के बराबर। ठीक है, तो डी आई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये डी एम आर स्केयर के बराबर। तो डी एम की वैल्यू पुट करेंगे एम बाई एल डी एक्स और साथ में आ जाएगा आर स्केयर। डी एक्स एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? एक्स जा रहा है अपना यहाँ से इस वाले छोर के ऊपर, इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ है एक्स इक्वस टू जीरो, यहाँ कितनी है? एक्स इक्वस टू एल। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनेगी? जीरो से एल तक बनेगी। इंटीग्रेट करेंगे तो एम बाई एल आर स्केयर, और डी एक्स का आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स आएगा। ठीक है, तो x में 0 से l तक की लिमिट पुट करोगे तो आपके पास में आ जाएगा एम आर स्क्र। ठीक है, किसी तरह का डाउट नहीं है ना इसमें भी? ठीक है, तो इन सभी केस के लिए अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है। जब हमारी जो रोड है, रोड के किनारे से अगर रोटेशन एक्सिस पास हो रहा हो तो हमारी वैल्यू आती है एम एल स्क्र बाई 3, मिडल से पास हो रही हो तो एम एल स्क्र बाई 12, अगर किसी एंगल थीटा के ऊपर उसको अगर झुकाकर अगर उसका रोटेशन एक्सिस के साथ है तो उस केस के अंदर हमारा आ जाएगा एम एल स्क्र बाई 3, साथ में आएगा साइन स्क्र थीटा। जब मिडिल से पास हो और साथ में झुकाव है वो भी थीटा एंगल का हो तो आ जाएगा अपना एम एल स्क्र बाई 12, साथ में साइन स्क्र थीटा। ठीक है, और अगर आर दूरी पर मौजूद हो और लंबवत हो तो उस कंडीशन के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी? एम आर स्क्र। ठीक है ना? किसी भी तरह का किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछेगा, कभी और कोई वीडियो बनाकर उसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।